सभी का स्वागत है बायोस कलर के इस प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग देखेंगे सेक्शन 6 एंड सेक्शन 7। अब सेक्शन 6 एंड सेक्शन 7 में क्या है हम लोग देख लेते हैं। सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 होगा। सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 होगा। एक है आपका माइक्रोबियल ग्रोथ, दूसरा है कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 के बारे में हम लोग बात करेंगे आज। यहाँ पे मैंने बना भी दिया आपके लिए। सो क्या क्या चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो पहला पॉइंट, ये जो पोर्शन है इससे आप न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टाइप क्वेश्चन बनते हैं जनरली। अगर आप कोई भी पेपर 2023 या 24 कुछ भी आप पेपर उठा लिए, 23 24 प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन उठा लीजिएगा, ग्रोथ काइनेटिक्स से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अलॉन्ग विद दैट ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज एंड मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ एंड ग्रोथ यील्ड। अभी इसके साथ साथ एक पोर्शन है जिसको सिंक्रोनस ग्रोथ एंड कंटिन्यूस कल्चर। ये बहुत रेयरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गेट बीटी के लिए मैं बताऊंगा। गेट बीटी अगर आप देना चाहते हैं, ये पोर्शन बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में कवर हो जाता है जनरली। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बायोफिल्म एंड बायोफाउलिंग, ये जो पोर्शन है कि मैं जब इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी ये सब बताऊंगा तब ये पोर्शन आ जाएगा, तो ये पोर्शन उधर कवर हो जाएगा। आज हम लोग स्पेसिफिकली बात करेंगे माइक्रोबियल ग्रोथ, डिफाइनेशन ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ का एक्सप्रेशन, उसके साथ साथ अलोंग विद दैट जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उसके बारे में, ग्रोथ यील्ड एंड जैसे स्पेसिफिक ग्रोथ रेट करके एक चीज़ होता है, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, उसको भी हम लोगों को बात कर लेते हैं, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं डिस्कशन हमारा। बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, पॉइंट्स बहुत प्रिसाइज रखते हैं। तो ये है एक टिपिकल ग्रोथ का, बहुत लोग जानते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है। सो देयर आर लैग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज एंड स्टेशनरी फेज एंड डेथ फेज। अब ये जो पोर्शन है ग्रोथ कर्व से, ग्रोथ कर्व के डिफरेंट स्टेजेस में से कुछ पॉइंट्स उठा के एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे मैं एक बार दिखा देता हूँ, पैरेलली क्वेश्चन करते रहेंगे तो आपको आइडिया समझने में आसान भी रहेगा। तो कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ ये मिल गया। 2023 में ही क्वेश्चन पूछा गया है आपके सामने, इसलिए मैं रख रहा हूँ। अलॉन्ग विद दैट हम लोग करते चलते हैं। पहला पॉइंट है, ध्यान रखिए, लैग फेज जो है मैंने यहाँ पे नोट डाउन भी करके रखा है। सो द लैग फेज इज रिलेटिवली फ्लैट पीरियड ऑन द ग्राफ व्हेन द पॉपुलेशन अपीयर्स नॉट टू बी ग्रोइंग। अब लैग फेज क्यों चाहिए, हमेशा आप सुनते रहे लैग फेज। सो लैग फेज इज नेसेसरी ड्यू टू द सेल्स विल नीड दिस एटीपी, जो बहुत एसेंशियल चीज़ें हैं, एसेंशियल कोफैक्टर्स है। सपोज आप रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलाना चाहते हैं, राइबोसोम सिंथेसाइज होना पड़ेगा जो अल्टीमेटली प्रोटीन्स बनाएंगे। सो these are the main component which are involved in this process of बैक्टीरियल सेल डिवीज़न, जो फर्दर काम आएगा। तो लैग फेज में ये सारी चीज़ें का ज़रूरत होता है। तो लैग फेज का ये बहुत अच्छा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिए। एक्सपोनेंशियल फेज और लॉग फेज, ड्यूरिंग द एक्सपोनेंशियल फेज माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो एंड डिवाइड एट मैक्सिमल रेट पॉसिबल गिवन देयर जेनेटिक पोटेंशियल एंड द नेचर ऑफ द मीडियम। बिल्कुल, अब जैसे बहुत सारे इन्वायरमेंटल कंडीशंस होते हैं, जैसे आप लो टेम्परेचर, अब नीचे भी देखेंगे बैक्टीरियल ग्रोथ का जो कंडीशंस होते हैं दे वेरी एक्चुअली। लो टेम्परेचर सपोज आप मान लेते हैं 18 डिग्री 37 डिग्री, इन दोनों में अगर आप बहुत एक बेसिक से एक्सपेरिमेंट करें, 18 डिग्री पे आपने सपोज मान लीजिए 10 ml कल्चर आपने रख दिया और 37 पे 10 ml कल्चर रख दिया, तो दोनों में जो ग्रोथ होगा, ग्रोथ तो होगा दोनों में ही, पर जो टाइम है सपोज आपने 5 घंटे के लिए रखा है, 5 घंटे में 37 डिग्री पे आप जब ओडी ऑप्टिकल डेंसिटी चेक करके मेजरमेंट करेंगे तो टर्बिडिटी मतलब कितना डेंस हुआ, मतलब मीडिया में कितना सेल्स हैं। सो सेल्स आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैक्टीरिया डिवाइड हुआ है। सो 37 18 में आप जब देखेंगे, सो ऑब्वियसली 5 घंटे में 37 में ज़्यादा टर्बिडिटी आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज ये जो 37 डिग्री है नॉर्मली हम लोग इकोलाई को ग्रो कराते हैं 37 डिग्री पे, 18 डिग्री पे रखेंगे, ग्रोथ इज देयर बट इट विल बी स्लोअर डाउन। सो डिपेंडिंग अपॉन एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड द नेचर ऑफ द मीडियम, कहीं कहीं पे अगर आप कार्बन सोर्स डिप्लीट कर दे या एसेंशियल कंपोनेंट्स हटा दे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल नॉट ग्रो, इवन इफ इट विल ग्रो इट विल बी
at slow rate. Next, their growth rate is constant during exponential. Very important point, ग्रोथ रेट होता है कांस्टेंट. क्यों बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए. जैसे द रेट ऑफ जनरेशन ऑफ न्यू सेल्स ड्यूरिंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज इज कांस्टेंट. देखिए 2023 का क्वेश्चन है और ये प्रेस्कॉट का डायरेक्ट लाइन है. मैंने यहाँ पे एक भी चीज़ें ऐड ऑन नहीं किया है, ये सारे प्रेस्कॉट का लाइन है. तो यहाँ पे पूछा गया था नॉट करेक्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बैच कल्चर ऑलवेज फॉलो माइक्रोबियल ग्रोथ काइनेटिक्स, तो वही है और क्या है. तो पहला पॉइंट क्या पूछा गया है, एक एक करके मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ. देखिए रेट ऑफ जनरेशन ऑफ न्यू सेल ड्यूरिंग एक्सपोनेंशियल फेज इज कांस्टेंट. मतलब डबलिंग टाइम 20 है तो 20 है, 20 मिनट में इक्वलाइज सेल डबल हो जाएगा. सो ग्रोथ रेट इज कांस्टेंट ड्यूरिंग द एक्सपोनेंशियल फेज, दैट इज दे आर completing the cell cycle and doubling in number at regular interval. 20 मिनट फॉर इकोलाई, कभी कभी 30 मिनट भी बोला जाता है. तो 20 मिनट में इकोलाई सेल्स 1 से 2 सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. दैट इज नोन एज दिस एक्सपोनेंशियल फेज और लॉग फेज, एंड इट इज़ दैट ग्रोथ रेट इज कांस्टेंट इन दिस फेज. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए. तीसरा आता है स्टेशनरी फेज. स्टेशनरी फेज का क्या इंपॉर्टेंस है, और उसके साथ साथ एक मैं चीज़ बता देता हूँ. जितने भी प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं, तो यहाँ पे स्टार दे के आप लिख सकते हैं, जितने भी प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं मतलब नेसेसरी फॉर देयर ग्रोथ. प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहाँ पे बनते हैं, एक्सपोनेंशियल और ग्रोथ फेज में बनते हैं. इसके बाद आता है स्टेशनरी फेज. जितने भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, ये सारे कब बनते हैं आपके स्टेशनरी फेज में, सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म में. तो ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा. स्टेशनरी फेज, एट द स्टेशनरी फेज ग्रोथ फेज द पॉपुलेशन, ये सारे ग्रोथ फेज का पार्ट है. नंबर ऑफ देयर इज अ बैलेंस. ये लास्ट पॉइंट को मैं समराइज कर देता हूँ. इसका जो ग्रोथ रेट है, मतलब सेल जितने ग्रोथ होते हैं मतलब डबल हो रहा है, उसके साथ साथ डेथ रेट इज कांस्टेंट. तभी तो इक्वल होगा, तभी तो आप देख पा रहे हो कि कांस्टेंट बना लाइन. सो इसका जो ग्रोथ रेट है एंड इसका जो डेथ रेट है, दोनों कांस्टेंट है, मतलब सेम है, बेसिकली सेम है, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ कांस्टेंट है. अब जैसे देखिए ये पॉइंट लिखने का मतलब क्या है, दिस में रिजल्ट फ्रॉम ए बैलेंस बिटवीन सेल डिवीजन एंड सेल डेथ. इसी को मैं यहाँ पे स्टार दे के लिख दिया. और द पॉपुलेशन में सिंपली सीज टू डिवाइड बट रिमेन मेटाबोलिकली एक्टिव. डिवीजन स्टॉप हो गया, मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा. चाहे आप अगर सपोज आप मान लीजिए मेटाबॉलिकली एक्टिव का मतलब, अगर आप सेम इनोकुलम, ये इनोकुलम लेके फ्रेश मीडियम में डाल दीजिए, सपोज वहाँ पे टॉक्सिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा फॉर्मेशन हो गया, ग्रोथ स्टॉप हो गया, ग्रोथ विल बी स्टॉप इन केस ऑफ स्टेशनरी फेज. अगर आप इसी सेल्स को न्यू मीडिया में ट्रांसफ़र कर दे, ग्रोथ विल ऑकर एट विगोरस रेट, जो स्टेशनरी रेट से होता था. तो ये है स्टेशनरी फेज का कैरेक्टरिस्टिक्स. इसमें पूछा था स्टेशनरी फेज इज ऑल्सो नोन एज क्रिप्टिक ग्रोथ फेज. क्रिप्टिक किस लिए बोला जाता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया दीज सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव. सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, दीज सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नॉट ग्रोइंग. और जब ग्रोइंग भी होगा, इसको उस दूसरे तरह से भी डिफाइन हो सकता है, ग्रोथ रेट इज इक्वल टू डेथ रेट. जैसे मैंने लिखा था यहाँ पे भी मैंने लिखा हूँ, काइंडली देख लीजिए, बहुत आसान है. दूसरा नेक्स्ट आता है सेल्स फ्रॉम स्टेशनरी फेज. स्टेशनरी फेज के बारे में जो जो पॉइंट्स बताया गया है, सेल्स ऑफ स्टेशनरी फेज विल शो लॉन्गर लैग फेज व्हेन इनोकुलेटेड इन फ्रेश ग्रोथ मीडियम कंपेयर्ड टू दोज कलेक्टेड टू एक्सपोनेंशियल फेज. जैसे मैंने बताया इन दोनों में जो मेजर डिफरेंस है, जैसे मेटाबॉलिकली एक्टिव है इन दोनों में ही, पर अब अगर आप स्टेशनरी फेज के बैक्टीरिया को देखेंगे, इसमें ऑब्वियसली जो सेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं रिप्रेजेंट डेड सेल. सो ये कुछ पॉपुलेशन डेड सेल्स के भी होंगे, है ना. ये रहा रिप्रेजेंट डेड सेल, ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट कर रहा यहाँ पे किया गया है, बुक्स का ही पार्ट है. सो इन केस ऑफ दिस डेड सेल्स, ये स्टेशनरी फेज में लाई करते हैं. पर यहाँ पे देखिए जो आपका एक्सपोनेंशियल फेज है, इसमें कोई स्टेशनरी फेज नहीं है, कोई डेड सेल्स नहीं है. सो जनरली ऑब्वियस सी बात है, ये पहला वाला ऑप्शन भी करेक्ट होगा, क्योंकि ऑब्वियसली सेल्स फ्रॉम स्टेशनरी फेज विल शो लॉन्गर लैग फेज व्हेन इनोकुलेटेड इन द फ्रेश मीडियम कंपेयर्ड टू दोज कलेक्टेड फ्रॉम एक्सपोनेंशियल फेज. वेरी ऑफन क्वेश्चन पूछा जाता है, नोट डाउन कर लीजिए.
लास्ट डेथ फेज। क्यों टाइम दे रहा हूँ? क्योंकि फिर से इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक। ड्यूरिंग दिस फेज द इक्विलिब्रियम बिटवीन डाइंग एंड रिप्रोड्यूसिंग सेल शिफ्ट एंड द नंबर ऑफ वायबल सेल्स ऑल्सो डिक्लाइन एक्सपोनेंशियली विथ सेल्स डाइंग एट कॉन्स्टेंट रेट। फिर से यहाँ पे फिर से स्टार मारिए। डेथ जो होगा, जैसे ग्रोथ हुआ था, डेथ विल बी एट ए कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट रेट। दैट इज अ मेन पॉइंट ऑफ डेथ फेज। यहाँ से एक ही पॉइंट ध्यान रखिए, डेथ इज ऑल्सो एट कांस्टेंट रेट। यहाँ पे भी देखिए, सो द ऑप्शन यहाँ पे आप देखेंगे कि डेथ फेज इज ऑफन एक्सपोनेंशियल इन नेचर, डेथ फेज ऑफ कल्चर इज ऑफन एक्सपोनेंशियल इज नेचर। अब जैसे यहाँ पे पूछा है डेथ रेट कांस्टेंट डेथ का डेथ के बारे में, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वेज कल्चर माइक्रोब्स इज नॉट करेक्ट, तो ये आप देख सकते हैं। तो न्यूट्रिएंट डिप्रीवेशन ऑफ कोर्स एंड द बिल्ड इट विल बिल्ड अप टॉक्सिक वेस्ट कॉज इरिपेयरेबल हार्म टू द सेल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख सकते हैं। तो ये चारों पॉइंट 1 2 3 4 4 स्टेज के लिए चार चार इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बता दिया। अब आते हैं मैथमेटिक्स ऑफ ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ। बहुत बेसिक सा चीज़ है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। मैं नीचे जो कैलकुलेशन करूँगा वो देख लीजिए। एक क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे ताकि आपको समझने में आसान होगा। सो जनरली बाइनरी फिशन से सेल्स डिवाइड करते हैं, इसमें नया कुछ है नहीं, सभी लोग जानते हैं। सेल वॉल एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिगिन टू कॉन्स्ट्रिक्ट, क्रॉस वॉल यहाँ पे सेल सेप्टम फॉर्मेशन हो गया, सेल विल बी सेपरेटेड, ठीक। अब जो मैथमेटिकल इक्वेशन है उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसी को अगर आप लॉग से अरिथमेटिक प्लॉट में कन्वर्ट करेंगे कुछ ऐसा दिखेगा, और ये है लॉगरिथमिक प्लॉट, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जो बनता है। तो पहले दो टर्मिनोलॉजीज़ को समझ लेते हैं। एक होता है जनरेशन टाइम, दूसरा होता है ग्रोथ रेट कांस्टेंट। अब ये जनरेशन टाइम क्या है? ये जनरेशन टाइम क्या है इसको आप देख लेते हैं। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ कंप्लीट फिशन साइकिल फ्रॉम पेरेंटल सेल टू न्यू डॉटर सेल इज कॉल्ड जनरेशन टाइम और डबलिंग टाइम। भाई 1 से 2 होने में जितना टाइम लगता है उसको बोल रहे हैं हम जनरेशन टाइम। इक्वलाइक है 20 मिनट है, ध्यान रखिए, ऐसे ही आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ग्रोथ रेट कांस्टेंट। व्हाट इज ग्रोथ रेट कांस्टेंट? द नंबर ऑफ जनरेशन पर यूनिट टाइम is often expressed as a generation per hour. Larger value of k indicates more rapid growth. K is equal to n by t. K is equal to number of generation, मतलब ये आप कितने बार कितने साइकिल्स में हो रहा है, मतलब इक्वलाइजल 1 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, तो ये एक जनरेशन, ये दूसरा जनरेशन। सो हाउ मेनी ऐसे साइकिल्स आप करा रहे हो, तो 5 घंटा रख दिया तो कितने जनरेशन हो गया? 5 इंटू 60/20, 20 मिनट का अगर पकड़ लो तो 15 जनरेशन हो गया। तो ये जैसे जनरेशन है, आप टाइम से डिवाइड कर दीजिए, तो जनरेशन है आपका, नंबर ऑफ जनरेशन है 15 जनरेशन, तो उसका टाइम से आप डिवाइड कर देंगे तो आपका ग्रोथ रेट कांस्टेंट निकल के आ जाएगा। अब आइए इसको हम समझाते हैं। n इक्वल टू n0 टू द पावर n। कुछ नहीं करना है, कोई भी क्वेश्चन आपको दिखे, कैसे क्वेश्चन दिखेगा आपको दिखा देते हैं। स्पेसिफिक ग्रोथ रेट आ गया, ये देखिए, ये बेसिक सा सवाल है, करते हैं फिर आप समझ जाएंगे क्या है इसमें। तो मैं एक बार लिख लेता हूँ। तो n इजकल टू n0 इजकल टू टू द पावर n। अगर आप ही इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से गौर से देखिए, इसमें पूरा आपको कंसेप्ट पूरा आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन सा चीज़ आपको ध्यान रखना है। सो ये मैंने बक्सा बना दिया, एक बार देख लीजिए इसको पहले, ठीक। देखिए, तो n इजकल टू n0 टू द पावर n, इसको क्या लिखना है? तो n0 क्या है? n0 इजकल टू नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल, नंबर ऑफ इनिशियल नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल, इनिशियल ऊपर सामने दे दे, इनिशियल नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल। n इजकल टू एट और आफ्टर t टाइम, आफ्टर टाइम इजकल टू t नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल, आफ्टर t टाइम नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल, ठीक। अब ये n क्या है? n इज नंबर ऑफ जनरेशन, नंबर ऑफ जनरेशन, ठीक।
अब जैसे देखिए नंबर ऑफ जनरेशन कैसे निकालते हैं, n इज इक्वल टू टोटल टाइम बाई जनरेशन टाइम। अब टोटल टाइम जनरेशन टाइम को मैं समझा देता हूँ। तो यहाँ से और एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, n इज इक्वल टू टी बाई जी। अब अगर ये दो इक्वेशन का अगर आप अच्छे से आपके दिमाग में दिल पे बसा लीजिए, तो t इज टोटल टाइम जी इज ए जनरेशन टाइम। जैसे मैंने अभी आपको बता रहा हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट आपको बाय हार्ट हो जाएगा ये इक्वेशन। कैसे पुट करना देखते हैं। ड्यूरिंग द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इट टुक 6 आवर फॉर द पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल टू इंक्रीज फ्रॉम 2.5 इंटू 10⁻⁶ टू 5 इंटू 10⁸ तो ये इनिशियल नंबर है। तो यहाँ पे बताइए एन नॉट क्या है, एन नॉट ये है, एन क्या है 5 इंटू 10⁸। तो हम पहले ये इक्वेशन लिख लेंगे और पहले वैल्यूज़ लिख लेंगे, उसके बाद इक्वेशन जैसे मैं हर वक्त करता हूँ, आपको सिखा भी देता हूँ। एन नॉट इजकल टू 2.5 इंटू 10⁻⁶, एन इजकल टू 5 इंटू 10⁸, टी इजकल टू टोटल टाइम जो है यहाँ पे, ये टोटल टाइम यहाँ पे 6 घंटा है, 6 आवर। अब यहाँ पे पूछा है द जनरेशन टाइम ऑफ बैक्टीरिया, मतलब हमें जी निकालना है। जी कैसे निकलेगा, एन इजकल टू टी बाई जी। तो एन हम कैसे निकाल पाएंगे, एन इजकल टू एन नॉट टू द पावर एन। बोलिए हाँ कि ना। तो यहाँ से एन निकल जाएगा। अगर यहाँ से एन निकल गया, इस जगह से एन निकल गया आपका, क्या हम पुट कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। तो एन का वैल्यू है 5 इंटू 10⁸, एन नॉट का वैल्यू है 2.5 इंटू 10⁻⁶ टू द पावर एन। रखिए जैसा है, लॉग बॉग जब लेना होगा बाद में लेंगे, पहले इक्वेशन को सजाएंगे। 5 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू 10⁻⁶, 10 ऊपर चला गया, पॉइंट हटा दिया, ठीक। 5 5 5 2, सो 2 इंटू 10⁻⁶ ऊपर चला गया, ठीक, इंटू टू द पावर एन। अब हम क्या करेंगे, अब जैसे लिखा है 2 इंटू 10⁻², लॉग ले लीजिए दोनों तरफ, log 2 इंटू 10⁻², log 2। सो log 2 का वैल्यू अगर आप देखेंगे log 2 प्लस log 2 log 10 हो जाएगा। ये log मतलब यहाँ पे ऐसे लिखेंगे log 2 इंटू 10⁻² इजकल टू log 2 इन log 2 होगा। यहाँ पे इन मिस हो गया, इन log 2 होगा। तो क्या हुआ, ये जो वैल्यू है आपका कैसे निकालेंगे, एन इजकल टू log 2 2 बाई log 2। तो इसे एन का वैल्यू निकल जाएगा आराम से, गेट में कैलकुलेटर दिया जाता है। अब ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे, ये log a प्लस बी के फॉर्मूले में आ जाएगा, log 2 प्लस 2 log 10 का वैल्यू 1। सो log 2 तो 1 प्लस 2 बाई log 2 आंसर आ जाएगा आपका। आप कैलकुलेट कर लीजिए, log 2 का वैल्यू 0.31 प्लस 1/2.0। ऐसे भी कर सकते हैं आप, डायरेक्ट पुट करके एन का वैल्यू आराम से आ जाएगा आपका। इनका जब वैल्यू आ जाएगा एन इजकल टू टी बाई जी कर लेंगे तो आराम से ये आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप बाकी जो सवाल हैं इस सेम कंडीशन में कर सकते हैं। जैसे ये पूछा गया है, ए बैक्टीरियल सेल कंटेंट 500 माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर ml इन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज एट 8 AM in the morning. If you consider the generation time of 20 minutes, the total number of organism per ml will be। क्या करना है, सिंपल आप कीजिए क्या, 500 ऑर्गेनिज्म है, सो इन इनिशियल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन नॉट 500 है। अब बताया है हमें निकालना है 3 घंटे बाद कितना आपका बैक्टीरियल सेल्स होंगे। तो इन नॉट निकालने के लिए बोला है, टाइम आपका जो जनरेशन टाइम है दैट इज़ 20 मिनट, और टोटल टाइम जो होगा जनरेशन दैट इज़ 3 आवर। तो इन निकल जाएगा, इन नंबर ऑफ जनरेशन इन इजकल टू टी बाई जी, टोटल टाइम 3 आवर, इसको मैं मिनट में कन्वर्ट कर लूँगा, डिवाइड बाई 20 ये 9 आ गया, इन इजकल टू 9 हो गया। अब एन इजकल टू एन नॉट इंटू टू द पावर एन, बोलिए अब एन नॉट है 500, अब टू द पावर 9 इसका वैल्यू आप कैलकुलेट करके बैठा दीजिए आराम से। सो 500 इंटू टू द पावर 9 ये हो गया आपका आंसर। चुपचाप कैलकुलेशन हो गया। क्या ये आसान था या मुश्किल था, पॉज करके नोट डाउन कीजिए और कोशिश कीजिए। फिर से इस तरह का और क्वेश्चन मैंने डाला है, काइंडली अभी सबको देखिए। एक छोटा सा मैं स्पेशल क्वेश्चन लेना चाहता हूँ। अब ये पूछा गया था JNU 2012 में, MSc JNU सीब होता था उस टाइम पे।
तो एक टिपिकल क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं. बैक्टीरियल सेल्स डिवाइड वंस एवरी मिनट एंड टेक्स 1 hour टू फिल द कप. द टाइम दैट इट टेक टू फिल हाफ ऑफ द कप इज. तो जैसे आप देख सकते हैं बैक्टीरियल सेल्स डिवाइड वंस एवरी मिनट एंड टेक्स 1 hour टू फिल द कप. तो 1 मिनट में ये डबल हो जाता है, 1 मिनट में ये डबल हो जाता है. ठीक, अगर 1 घंटा पूरा कप फिल करने के लिए लगा, सपोज मान लीजिए ये कप है, सपोज आप मान लीजिए ये कप है, ये आधा, ये पूरा फिल होता है 1 घंटे में. बैक्टीरिया का डबलिंग टाइम क्या है? 1 मिनट. तो हाफ जब था, हाफ से समझिए हाफ पे नहीं गया, तो मान लेते हैं ये हाफ है ना. तो यहाँ से ये जब फिल हुआ कितना घंटा लगा? 1 घंटा. तो हाफ कितने टाइम पे था? एक मिनट में डबल हो गया तो 59 होगा. 1 घटा दीजिए, 1 मिनट घटा दीजिए तो 59 विल बी द आंसर. आपको पहले लगेगा कि आधा कर देते हैं 30 मिनट, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका जनरेशन टाइम है 1 मिनट. तो 1 मिनट में डबल होता है, 1 मिनट में आधा था तो उसका आधा हो जाए, मतलब हाफ फिल करने में 1 मिनट कम लगेगा. 59 मिनट विल बी द आंसर. पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए. सेम और क्या क्या है, ये 2022 का क्वेश्चन है. फिर से इक्वलाई. अब ये फेवरेट चीज़ें हैं इस तरह का क्वेश्चन है, ये गारंटी मान लीजिए फिर से क्वेश्चन पूछा जाएगा. आप पॉज करके नोट डाउन कीजिए कैसे, मतलब पहले ट्राई कीजिए फिर आंसर देखिए. तो टाइम, जनरेशन टाइम इज़ 20 मिनट. 17 जनरेशन बोला, n इज इक्वल टू 17. द इनिशियल नंबर ऑफ इक्वलाई सेल इज 100. व्हाट विल बी लॉगरिथमिक द नंबर ऑफ सेल्स एट 17 जनरेशन. पॉज करके कीजिए, कुछ नहीं, n इज इक्वल टू n नॉट टू द पावर n. तो लॉगरिथम मतलब लॉग वैल्यू जो चाहिए आपको, तो n नॉट का वैल्यू 100 इंटू टू द पावर 17 कर लीजिए. 100 इंटू योर टू द पावर 17. बस और कुछ करना नहीं है यहाँ पे, आराम से 1 डेसिमल तक ला दीजिए. वही इफ अ बैक्टीरियल सेल विथ अ डबलिंग टाइम ऑफ 30 मिनट स्टार्ट विथ 2 सेल्स, द नंबर ऑफ सेल्स आफ्टर 4 है. कुछ है इनिशियल में, n नॉट इजिकल टू 2 है. n इजिकल टू कितना निकालने के बोला है? डबलिंग टाइम इज 30 मिनट. 4 घंटे में टाइम, टोटल टाइम 4 आवर. तो n निकाल लेंगे, n इजिकल टू t बाई जी. 4 इंटू 60 मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, डिवाइडेड बाई 30 डिवाइड 2 4 8. तो n इजिकल टू n नॉट टू द पावर n. जितने मैंने कैलकुलेशन छोड़ा है पॉज करके आप खुद से कीजिए तभी होगा. कैलकुलेशन भी ऐसा नहीं है आप कैलकुलेटर गलत दबा देंगे फिर गलत आंसर आ जाएगा, वो भी ध्यान रखिए. कैलकुलेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है. लॉग का चार्ट याद रख सकते हैं या तो नहीं डायरेक्ट पुट कर सकते हैं. log 2 का वैल्यू, 3 का वैल्यू, log 4. सो n इजिकल टू n नॉट टू द पावर n. सो n नॉट है नंबर ऑफ सेल्स, 2 सेल्स था, टू द पावर n इजिकल टू 8. तो आंसर आ गया 2 टू द पावर 9 विल बी आंसर. आराम से पुट कीजिए, आंसर निकल जाएगा. ठीक, ऐसे भी फिर से उसी गेट का ही सारा क्वेश्चन है. आप एक एक करके पॉज करके नोट डाउन कीजिए. कुछ नहीं है. 20th जनरेशन, हाउ मेनी जनरेशन आर देयर इन 5th जनरेशन. एक बैक्टीरिया 5th जनरेशन में कितना टाइम हो, कितना आपका यहाँ से पहले इनिशियल में आपका जनरेशन टाइम निकल जाएगा, तो वहाँ पे उसके बाद 5th जनरेशन में काउंट कर लीजिएगा आप. कुछ नहीं है, ये सारे चीज़ें उसी के रिलेटेड क्वेश्चन है. ठीक, अच्छा दूसरा चीज़, ये सारे एक बार कोशिश कीजिए. जेन्यू बायोटेक, जैम, सारे उसी लेवल का क्वेश्चन है जो गेट के लिए आ सकता है. ये जे सकते हैं जेन्यू 2009. ठीक, अब जैसे मैं वापस आता हूँ टॉपिक में, तो पहले हम थोड़ा बात कर लेते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दैट अफेक्ट माइक्रोबियल ग्रोथ. जैसे हम लोगों ने बात किया कि अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे, 18 डिग्री पे रख दिया आपने, हाई टेम्परेचर पर रख दिया, दैट विल सपोर्ट द बैक्टीरियल ग्रोथ. और अब उल्टा भी कह सकते हैं, डेथ भी कॉज कर सकता है. सो अब डिपेंडिंग अपॉन न्यूट्रिशनल कैटेगरी, कार्बन सोर्स के ऊपर बेस करके बैक्टीरिया को कुछ कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है. जैसे फोटो ऑटोट्रॉप, जो सनलाइट, अब क्यों बता रहा हूँ, ये डायरेक्ट ऐसे मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन बनता है कि एनर्जी सोर्स क्या है. सो फोटो ऑटोट्रॉप, सनलाइट, फोटो मीन्स लाइट, फोटो मीन्स लाइट. यहाँ पे एक चार्ट भी मैंने बना दिया. ट्रॉप मीन्स फूड, फोटो मीन्स लाइट, ऑटो मीन्स सेल्फ, हेट्रो मीन अदर, ओब मीन टू लिव, फाइल मीन टू लव. हेलोफाइल, हेलोफिलिक बैक्टीरिया, एक्सट्रीमोफाइल, जो एक्सट्रीम कंडीशन में रह सकता है, जैसे आर्किया लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था. जो नाम है बायोलॉजी में बहुत हमेशा, जैसे
प्रीवियस जितने भी प्रोफेसर थे पहले नाम के ऊपर जोर देते थे, अभी कभी पढ़ा होगा उनसे, नेम इटसेल्फ डिफाइन द होल प्रोसेस। जैसे सैप्रोफिटिक मतलब रॉटेन चीज़ों के ऊपर ये लाई करता है न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने के लिए। हेलो मीन्स सॉल्ट, थर्मो मीन्स हीट, साइक्रो मीन्स कोल्ड, एरो मीन्स एयर इन प्रेजेंस ऑफ एयर। एरो टॉलरेंट मतलब टॉलरेट कर सकता है। एरोफाइल मीन्स लविंग। जैसे केमो ऑटोट्रॉप्स, केमो केमिकल कंपाउंड, ऑटो मीन्स अपना खाना खुद बना सकता है। सिंपल इनऑर्गेनिक केमिकल्स, ओनली सर्टेन बैक्टीरिया और आर्किया आर द एग्जाम्पल, दीज आर ऑटो। यहाँ पे लिखा है ना ऑटोट्रॉपिक मतलब अपना खाना खुद बना सकता है। हेटेरोट्रॉपिक अदर सनलाइट मतलब सनलाइट यूज़ कर सकते हैं फोटो, बट दे कैन नॉट मेक दिस फूड फॉर देमसेल्फ। तो यहाँ पे ऑटोट्रॉप हेटेरोट्रॉप का डिफरेंस है। पैरासाइट एंड सेप्रोपोड डेड मैटर के ऊपर इनका जो लाइफ साइकिल है वो चलता है। ठीक, यहाँ पे जैसे ये पॉइंट मेंशन मैंने कर दिया, बहुत बेसिक सा चीज़ें हैं पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो हेलोफाइल, ऑस्मोटॉलरेंट, ज़ेरोफाइल सब कुछ उसी के ऊपर है। यहाँ से मैं बताऊँगा मेसोफाइल का आप टिक मार्क कर लीजिए। सो मेसोफाइल का जो ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर दैट इज़ 20 to 45 डिग्री सेल्सियस। ये इकोलाई ट्राइकोमोना वैजाइनलिस मतलब हमारे जो 37 डिग्री सेल्सियस हैं ऑप्टिमम जो टेम्परेचर है उसी पे ग्रो करते हैं। तो ये काइंडली पॉइंट आउट नोट डाउन कर लीजिए। साइक्रोटॉलरेंट हाइपरथर्मोफाइल, एक एक करके एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। सल्फोलोबा, स्पाइरोकोक्कस, दिस आर हाइपरथर्मोफाइल। लो टेम्परेचर में साइक्रोफाइल्स रहते हैं जिसका एग्जाम्पल मैं बताऊंगा। क्लैमाइडोमोनास निवालिस, ये पिंक कलर का कुछ शो करता है जहाँ पे ग्रो करता है। ठीक, हेलोफाइल लो हाई लेवल ऑफ सोडियम क्लोराइड। हेलोफिलिक मीन्स ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अमाउंट में सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट होगा। हेलोबैक्टीरियम ऑस्मोटॉलरेंट हाई ऑस्मोटिक प्रेशर में। ज़ीरोफाइल जो वाटर कैपेसिटी जिसका ज़्यादा है। ज़ीरोफिटिक कैक्टस है ना, तो ज़ीरोफाइल्स बोलो उसको बोला जाता है। न्यूट्रोफाइल एंड अल्कलीफाइल, तो इसमें सबसे ज़्यादा मेसोफाइल को थोड़ा ध्यान रखिए क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बना है बहुत बार। अब जैसे ऑक्सीजन कंसनट्रेशन के ऊपर बेसिस करके फैकल्टेटिव एनारोब मतलब डू नॉट रिक्वायर O2 फॉर ग्रोथ बट ग्रोज बेटर इन इट्स प्रेजेंट, मतलब देने से नहीं मतलब मर नहीं जाएगा पर अगर आज दे दोगे तो अच्छा ग्रो करेगा ऑफ कोर्स। एरो टॉलरेंट ग्रोज इक्वली वेल इन द प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस, मतलब टॉलरेंट इंसान है ना, कोई भी कुछ भी चीज़ आप बोलोगे हाँ ठीक है सुन लेंगे, ये है टॉलरेंट, एरो टॉलरेंट। माइक्रो एरोफाइल रिक्वायर्स O2 लेवल बिटवीन 2 and 10% for their growth and damage if the oxygen level goes up, that is 20%, so it can't tolerate, that is micro aerophile। अब जैसे देखिए और एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम का प्रेजेंट, ये भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे ऑब्लिगेट एरोब्स, माइक्रो एरोफाइल, फैकल्टेटिव एनारोब, एरो टॉलरेंट एनारोब्स, इनमें सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज और सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, कैटालेज एंड पारऑक्सीडेज का प्रेजेंस होना जरूरी है क्योंकि टॉक्सिक कंपाउंड्स बनते हैं जैसे सुपर ऑक्साइड रेडिकल, हाइड्रोजन पारऑक्साइड, हाइड्रोक्सिल रेडिकल, सो दीज आर डैमेजिंग। ये माइटोकॉन्ड्रिया और जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं उसको डैमेज कर सकता है। तो इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास ये सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, कैटालेज एंड ये जो मैकेनिज्म है, ये जैसे कैटालोज, ये जो आपका पारऑक्साइड है इसको पानी और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। दैट्स वाई इट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट किसके क्या प्रेजेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है जनरली। तो ध्यान रखिए कहाँ पे क्या चीज़ होगा। जो स्ट्रिक्ट एनारोब है उसके पास ये सारे कुछ चीज़ों का ज़रूरत नहीं है बिकॉज ऑक्सीजन के हिसाब से ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। सो ऑक्सीजन एंड बैक्टीरियल ग्रोथ ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये पार्ट इतना सही था, इसमें बहुत सारे चीज़ नहीं देखना है। काइंडली ध्यान रखिए मैंने क्या क्या पॉइंट्स के बारे में बात किया, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट जो आपका माइक्रोबियल ग्रोथ काइनेटिक्स का जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हैं आराम से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आगे जब बढ़ेंगे तो इसमें मैंने पूरे 2021-20 तक क्वेश्चन डाल दिए हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, अब छोटा सा और एक पार्ट बच गया दैट इज़ कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ। इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, आप काइंडली इसको ये जो पार्ट है इसको एक बार देख लीजिए। स्टेरिलाइजेशन, डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक, सैनिटाइजर, बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियोसाइडल, वायरिसाइड, फंगिसाइड, स्पोरोसाइड, ये सारे जो टर्मिनोलॉजीज हैं इटसेल्फ बहुत बड़ा पार्ट है समझने के लिए माइक्रोबायोलॉजी का बेसिकली। सो दिस इज़ फॉर योर नॉलेज नॉट फॉर क्वेश्चन भी बनता है बट नॉट दैट फ्रीक्वेंट।
ये पोर्शन से 1-2 ही क्वेश्चन बना है लास्ट 3-4 ईयर्स में, जैसे दिखा भी देता हूँ। सपोज कोई केमिकल कंपाउंड के बारे में पूछ ले, उससे पहले हमें समझना पड़ेगा टर्मिनोलॉजीज क्या कहते हैं। जैसे पहला है स्टेरिलाइजेशन। अब स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है कि कंप्लीट रिमूवल, किलिंग और रिमूवल ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो कोई चीज़ हम अगर बोले कि ये स्टेरिलाइज करना है, तो इसका मतलब है सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना पड़ेगा इन ए मटेरियल और इन ऑब्जेक्ट। उसके बाद आता है डिसइंफेक्शन, थोड़ा सा अलग है। ये है रिडक्शन ऑफ द नंबर ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू द पॉइंट वेयर दे पोज नो डेंजर और डिजीज। सो स्टेरिलाइजेशन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट ये सब के लिए ज़्यादा किया जाता है। जैसे देख सकते हो आप, जैसे ये एक चार्ट है, इम्पैक्ट ऑफ बायोसाइड एक्सपोजर। जैसे स्टेरिलाइजेशन में रैपिड, ये लॉगरिदमिक पॉपुलेशन है, टाइम मान लेते हैं 0, 5, 10 ऐसे मान लेते हैं। जैसे देख सकते हैं सबसे कम टाइम में जो लॉगरिदमिक माइक्रोबियल लोड है वो कम हो गया, बिकॉज इसमें हार्श केमिकल यूज़ करते हैं, जैसे इथिलीन ऑक्साइड, स्टेरिलाइजिंग गैस, प्रेशर, ये सब यूज़ करते हैं। सो दैट इज़ नोन एज स्टेरिलाइजेशन। डिसइंफेक्शन में लोड कम कर देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं डिसइंफेक्शन में जैसे ही टाइम लगा डिसइंफेक्शन, ठीक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स हैं, ठीक। अब जैसे देखिए उसके बाद आते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, मतलब अगर बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट हटा लेंगे फिर से ग्रोथ हो जाएगा। बैक्टीरियोसाइडल मतलब किलिंग एजेंट ऑफ किलिंग दैट किल्स दैट। हाइडिसाइड मतलब वायरसेस को किल करने वाला। फंगिसाइड फंगस को किल करने वाला। स्पोरोसाइड मतलब एंडोस्पोर एंड फंगल स्पोर को किल करने वाला, बिकॉज स्पोर आर रेजिस्टेंट टू हीट केमिकल्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ दिस इफेक्ट ऑफ योर जो भी टाइप्स हम अप्लाई करते हैं माइक्रोब्स को कंट्रोल करने के लिए, ये ध्यान रखिए। सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट उसके बाद आता है डेसिमल रिडक्शन टाइम। अब जो ये डेसिमल रिडक्शन टाइम आप बहुत लोग पहली बार सुन रहे होंगे, पर क्वेश्चन 2020-21 में क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा द इनिशियल जनरेशन टाइम, इनिशियल नंबर, यहाँ पे ये रहा डेसिमल रिडक्शन टाइम से एक क्वेश्चन, और ये रहा 2020 में एक क्वेश्चन। अभी फ्रीक्वेंटली नहीं पूछा गया है, तो प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन पूछने का, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिए। तो क्या है हम समझ लेते हैं। डेसिमल रिडक्शन टाइम कुछ नहीं है, इट इज़ द मेजर ऑफ एन एजेंट्स किलिंग एफिशिएंसी। भाई एक असेसमेंट भी होना चाहिए ना कि ये एजेंट अच्छा है बुरा है, मतलब ये जो केमिकल कंपोनेंट यूज़ करेंगे या कुछ भी चीज़ें यूज़ करेंगे। So the decimal reduction time is the time required to kill 90% of the organism or endospore in a sample under specific condition। यहाँ पे देखिए लॉगरिथमिक स्केल पे 90% मतलब बेसिकली ऑब्वियसली अगर आप इस पार्ट को समझने की कोशिश कीजिए, ये जो डी वैल्यू है, डी वैल्यू मिनट्स ऑफ एक्सपोजर, ये पोर्शन को हम डी वैल्यू बताएंगे। सिंपल सा एक चीज़ है कि जैसे माइक्रोबियल लोड को घटाना है, 90% तक अगर घटा पाएंगे, ये काउंट करते हैं हम जनरली हाउ दिस एजेंट्स आर इफेक्टिव। सो जितना टाइम लगेगा हमेशा ध्यान दीजिए, इट्स टॉक्स अबाउट अ टाइम। सो डेसिमल रिडक्शन टाइम, सो इट इज़ डी। 90% किल करने के लिए कितना टाइम चाहिए, 90% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। अब इसके लिए एक इक्वेशन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे डी का जो इक्वेशन है, डी इज इक्वल टू टी बाई लॉग, डी इज इक्वल टू टी बाई लॉग एन नॉट बाई एन टी। एन नॉट बाई एन टी क्या था, एन नॉट इज इक्वल टू, जैसे एन लिखता था ना, एन टी आप लिख सकते हैं। एन टी मतलब आफ्टर टाइम टी, बैक्टीरियल का नंबर क्या होगा आफ्टर टाइम टी। एन नॉट इनिशियल नंबर, हमेशा ध्यान रखिए, एन नॉट इज इनिशियल नंबर ऑफ बैक्टीरियल पॉपुलेशन, और टाइम टी के बाद कितने बैक्टीरियल सेल्स होंगे। सो ये जो डी है दैट इज़ डेसिमल रिडक्शन टाइम, ये जो डी है दैट इज़ डेसिमल रिडक्शन टाइम, ये ऐसे कैलकुलेट किया जाए, टोटल टाइम, ठीक, डिवाइडेड बाय लॉग एन नॉट बाई एन टी। इसी को रीअरेंज करके आप जब लिखेंगे डेसिमल रिडक्शन टाइम, आपका ये इक्वेशन से निकल जाएगा आराम से। तो ये क्वेश्चन आप अगर देखें कि पहले था 3 × 10⁵ सेल्स वॉज एक्सपोज टू न्यूली डेवलप स्टेरिलाइजिंग एजेंट। तो हम ये क्वेश्चन थियोरेटिकली जब क्वेश्चन पूछा जाएगा MSQ या MCQ में, MCQ टाइप क्वेश्चन में, कि डेसिमल रिडक्शन टाइम क्या है। तो यहाँ पे मैं पूछ लूँ कि अगर कोई डेसिमल रिडक्शन टाइम जो कैलकुलेट करना हो किसके लिए क्यों करेंगे,
तो सपोज आपने कोई स्टेरिलाइजेशन एजेंट डिज़ाइन किया या बनाया, केमिकली हो या कोई भी एक मॉडिफिकेशन करके निकाला, सो कैसे उसका ऐसे मतलब वो अच्छा है बुरा है, स्केल कैसे डिटरमाइन करेंगे। सो दिस इज़ द वे। अब पहले यहाँ पे इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। 3 × 10⁵ cells, so n naught is equal to 3 × 10⁵ cells, n naught is equal to your 3 × 10⁵ cells, ठीक। तो t बाई टी, हाँ t भी है यहाँ पे दे दिया, लिख लेते हैं। n naught is equal to 3 × nt is equal to 3, मतलब 10⁵ सेल से डायरेक्ट टी टाइम, मतलब ये जो टाइम है आफ्टर 30 मिनट, ये भी है ना, 30 मिनट में होगा। सो t इज इक्वल टू 30 मिनट, तो पुल वैल्यू पुट कीजिए 30 डिवाइडेड बाय लॉग, ये सब 10 बेस होगा। यहाँ पे सारे जो काम होते हैं सारे 10 बेस होगा। 3 × 10⁵ डिवाइडेड बाई योर NT दैट इज 3, सो ये 3 मर गया। सो 5 log 10 का वैल्यू 1, सो 30 बाई log 10 1, 30 by 5 is equal to 6. 6 minute will be the your decimal reduction time of the new agent। कुछ था इसमें, कुछ नहीं था। इसी को टाइम को डी वैल्यू बोला जाता है। और एक कंसेप्ट आता है जेड वैल्यू, द टेम्परेचर चेंज एट ए गिवन डी वैल्यू। मतलब ये जो लॉग जो आप जनरली लॉगरिथमिक स्केल आप जब प्लॉट करेंगे, ग्राफ भी इक्वेशन करना प्लॉट करना आसान हो जाता है। आप अभी देखा है अरिथमेटिक एंड लॉगरिथमिक में डिफरेंस। सो ये जो टेम्परेचर है इसी को हम जेड वैल्यू बोलेंगे। अब ये भी एक टिपिकल चीज़ है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। सो जेड वैल्यू क्या है? जेड वैल्यू इज द टेम्परेचर चेंज एट ए गिवन डी वैल्यू दैट रिड्यूसेस द पॉपुलेशन बाय 1 log यूनिट, मतलब 90%। ओके, सो 1 log यूनिट इज 90%। सो यहाँ पे भी ध्यान रखिए, एक क्वेश्चन उसके ऊपर भी पूछा था कि ये रहा, द डेसिमल रिडक्शन टाइम ऑफ फॉर रिड्यूसिंग 10⁻12 स्पोर of Clostridium botulinum to 1 spore is at 111 degree will be, the D value is 0.2 at 121 degree, the increase in temperature required to change D to 1/10 of its initial value that is the Z is 10 degree। मतलब क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे के रखा है यहाँ पे पूछा है, द डेसिमल रिडक्शन टाइम फॉर रिड्यूसिंग 10⁻12 स्पोर फॉर ऑफ क्लॉस्ट्रीडियम टू 1 स्पोर। तो यहाँ पे डेसिमल रिडक्शन टाइम पूछा गया है, जेड वैल्यू दे के रखा है। सो जेड वैल्यू जो है, जेड वैल्यू इज योर 10 डिग्री। जेड वैल्यू में हमने बात किया अभी ना, जेड वैल्यू विल बी द टेम्परेचर चेंज, मतलब 10 डिग्री। सो इसका जो इक्वेशन है, जेड इज इक्वल टू T2 माइनस T1। दो टेम्परेचर हमेशा मेंशन होगा, चाहे ये डिग्री सेल्सियस हो जाए चाहे वो फ़ारेनहाइट हो जाए। सो T2 T1 ये आपका डिग्री सेल्सियस, वो फ़ारेनहाइट में जो भी चीज़ देके जाएगा डिग्री सेल्सियस, log D1 बाई log D2। D1 मतलब D वैल्यू एट टेम्परेचर, T वैल्यू एट टेम्परेचर T1, D2 D वैल्यू एट टेम्परेचर T2। दोनों में दो अलग अलग टेम्परेचर में दो अलग अलग डी वैल्यूज़ होंगे। अभी आपने देखा है ना, डी वैल्यू क्या था, डी वैल्यू इज अ टेम्परेचर ए मिनट ऑफ एक्सपोजर एंड जेड वैल्यू इज अ टेम्परेचर। सो इसमें डी वैल्यू अलग होगा, इसमें डी वैल्यू अलग होगा, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे हैं 111 एंड 121। तो डी वैल्यू दो अलग अलग टेम्परेचर का 0.2 है, और एक का निकालने के लिए बोला है, D1 निकालने के लिए बोला है ना। तो आपका जो पहले का है दैट इज डी वैल्यू इज 0.2 एट 121, मतलब T1 इज इक्वल टू 111 डिग्री सेल्सियस। तो इसका D1 निकालना पड़ेगा। T2 एट 121 डिग्री सेल्सियस, इसका D2 है 0.2 मिनट। तो T2 माइनस T1 कर लीजिए, तो 121 माइनस 111 लॉग ऑफ योर D1 बाई D2, तो ऊपर 10 आ जाएगा। लॉग D1 बाई D2, D1 है निकालना पड़ेगा कितना, D2 है लॉग D1 बाई 0.2, और ये 10 दे के रखा है, जेड का वैल्यू है 10 है ना, यहाँ पे जेड वैल्यू इज 10 डिग्री। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे, लॉग ऑफ D1 बाई 0.2 इज इक्वल टू 10 बाई 10 इज इक्वल टू 1, लॉग 10 का वैल्यू 1।
तो लॉग लॉग चला जाएगा, d1/0.2 इजकल टू 10, तो d1 इजकल टू 10 इंटू 0.2, तो d1 इजकल टू 0.2 इंटू 10, तो ये हो गया 2, तो ये भी हो गया 2 मिनट आपका। सो क्या था इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं था, काइंडली नोट डाउन करके रखिए जैसे मैंने किया। 2 ही क्वेश्चन थे केवल, मैंने करा दिया, आप काइंडली उसको देख लीजिएगा। आसान है, 21-20 में क्वेश्चन बना है। उसके बाद आता है लास्ट पोर्शन कि आपका जो फिजिकल मेथड्स हैं, केमिकल मेथड्स हैं, इसके बारे में आप आराम से इसको देख लीजिए। मुझे नहीं लगता बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता होगा। ऑटोक्लेविंग का टेम्परेचर, यहाँ से बहुत पहले क्वेश्चन बनता था। प्रोटीन नेचुरेशन कर देता है 121 डिग्री सेल्सियस, 15 PSI, 15 मिनट के लिए हम रखते हैं, ठीक। और क्या क्या है हीट स्टेरिलाइजेशन में, क्या क्या काम होता है, जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, थर्मल डेथ पॉइंट, थर्मल डेथ टाइम, डेसिमल रिडक्शन टाइम। कन्फ्यूज़न हो सकता है तो मैंने यहाँ पे तीनों डेफिनेशन रख दिया है, एक बार अब देख लीजिए। डेसिमल रिडक्शन टाइम, जैसे मैंने बोला 90% अगर बैक्टीरियल पॉपुलेशन लोड घटाना है तो जो टाइम चाहिए उसको डेसिमल रिडक्शन टाइम बोले गए। जो जेड वैल्यू है दैट इज़ द टेम्परेचर दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर दैट 90% पॉपुलेशन किलिंग। उसके बाद आता है मॉइस्ट हीट, मतलब जो आप देखेंगे ऑटोक्लेव में यूज़ हो रहा है, दे बाई डीनेचुरेटिंग एंजाइम, एंजाइम्स आर नथिंग बट प्रोटीन्स। और उसके साथ साथ आपका जो ड्राई हीट किल्स बाई ऑक्सीडेशन, ये है डिफरेंस। अब कोई नहीं बताएगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा, यहीं से सबसे पूछा जाएगा। काइंडली सब कुछ पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और सारे PDFs मैंने एक कोर्स बना दिया है, ओनली 500 रुपीज़, 499 में आप ये कोर्स खरीद पाएंगे बायोस्कॉलर का चैनल में। चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। 10 to 12 वीडियोस में आपका पूरा माइक्रोबायोलॉजी कवर हो जाएगा। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं, आप अगर 500 रुपीज़ दे के ये कोर्स ले लेंगे आराम से, तो आपका माइक्रोबायोलॉजी पूरा सेक्शन कवर हो जाएगा। और उसके साथ साथ लाइव डाउट सेशंस भी रहते हैं, तो आप आके ज्वाइन भी कर सकते हैं, डाउट भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका PDF, कहाँ पे मिल जाएगा, ये सब लोग पूछ रहे हैं। आपको ये कोर्स में ये PDF मिल जाएगा आराम से, सारे चैप्टर्स के मिल जाएंगे। उसके बाद आते हैं केमिकल एजेंट। केमिकल एजेंट में जैसे रैंडम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बताओ ये फेनॉल के बारे में पूछ लिया, फेनॉल डिसरप्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम्स, ये रहा आपका क्वेश्चन पूछा गया था। फेनॉल्स कहाँ गया, फेनॉल के बारे में, फेनॉल के बारे में पूछा गया था, हाउ दिस फेनोलिक एक्ट एज ए डिसइंफेक्टेंट। तो इसका आशा भरोसा कुछ है नहीं, कहीं से भी पूछ सकते हैं, पर मेजर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आपने फेनॉल के बारे में देख लिया। हेलोजेंस देख लीजिए, हेलोजन इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, क्लोरीन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। सो यहाँ से इस तरह का क्वेश्चन बनने का प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद आता है आपका एल्डिहाइड, प्रोटीन डिनेचुरेशन करा देता है, केमिकल एल्डिहाइड फिक्सेशन करा देता है, दे ऑल आर ग्लूटाराल्डिहाइड, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। उसके साथ साथ और क्या क्या केमिकल एजेंट बताऊंगा, और मैं बताऊंगा क्वाटरनरी अमोनियम, एंटीसेप्टिक फॉर स्किन, ये सब यूज़ होता है, एंजाइम इनहिबिट करता है। उसके बाद रहता है केमिकल स्टेरिलाइजेशन, सो दे इनहिबिट वाइटल सेलुलर फंक्शन। यहाँ पे जैसे ग्लूटाराल्डिहाइड क्रॉस लिंकिंग कर देता है, बैक्टीरिया को मार देता है। ये है गैसेस, इथिलीन ऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। एज इट इज़ क्वेश्चन बन जाएगा कि 2 गैसेस का नाम बताइए जो स्टेरिलाइजेशन एजेंट के नाम, स्टेरिलाइजेशन एजेंट के हिसाब से काम करता है, और उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। इथिलीन ऑक्साइड एंड हीटेड हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड क्लोरीन डाइऑक्साइड है स्पेशल यूज, नीचे लिखा है, आप एक बार देख लीजिए, ये सारे चार्ट मिल जाएंगे, बुक से ही है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट है, ये 2-4 नाम, पास्चुराइजेशन, टिंडलाइजेशन एंड ये HEPA फिल्टर। HEPA फिल्टर सभी लोग जानते हैं, आपके जो लैमिनार हुड है HEPA फिल्टर, या जो 99.797% ऑफ 0.3 माइक्रोमीटर और लार्जर बाई both physical retention and electrostatic interaction. Viruses are 0.1 micrometer or smaller. HEPA filter sterilize air by removing viruses also. So laminar airflow biological safety cabinet, जहाँ पे आप BSL-2 या BSL-2 में आप अगर कभी गए हैं, बहुत जो कल्चर्स रूम्स हैं, these are all have this HEPA filter. Lewis Pasteur pasteurization, brief heating at 55 to 60 degree. It do not sterilize but it kill pathogenic and drastically slows the spoilage। ऐसा नहीं है कि पूरा ही पैथोजन किल हो गया, बिल्कुल स्टेरिलाइज मतलब कॉम्प्लीट रिमूवल ऑफ
स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है इट मीन्स कंप्लीट रिमूवल ऑफ, यहाँ पे कंप्लीट रिमूवल नहीं होता है, सो काइंडली नोट इट डाउन। और एक होता है टिंडलाइजेशन, जो हीट सेंसिटिव है, हाई टेम्परेचर हीट सेंसिटिव है, ऑटोक्लेव टेम्परेचर नहीं हो सकता है, तो उसको क्या होता है स्टीम दिया जाता है। स्टीम एक्सपोजर रिपीटेड फॉर टोटल टाइम ऑफ 24 आवर इंक्यूबेशन बिटवीन एक्सपोजर, मतलब 3-4 बार 24 घंटे के में टाइम स्केल में दिया जाता है। ठीक, ब्रिटिश फिजिसिस्ट जॉन टिंडल ने डिस्कवर किया। अब जैसे और एक क्वेश्चन यहाँ ये देखिए, इस तरह का क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं दिखा देता हूँ, इसको आप कीजिए और नीचे आंसर लिख सकते हैं। आसान है, देख लीजिए किस तरह का क्वेश्चन बना है। तो इस पूरा PDF इज़ इम्पॉर्टेंट इटसेल्फ, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए आराम से इस तरह का, ताकि आपको एग्ज़ाम हॉल में बहुत दिक्कत ना हो। अच्छा, और एक छोटा सा चीज़ बोल भी देता हूँ, ये स्पेसिफिक ग्रोथ रेट का एक क्वेश्चन आता है विद डबलिंग टाइम। स्पेसिफिक ग्रोथ रेट ये सब आप जब बायोटेक्नोलॉजी गेट BT पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। सो मी इज इक्वल टू ln2/g, g इज द डबलिंग टाइम। यहाँ से इस तरह का क्वेश्चन बनेगा, तो अब कर लीजिएगा डबलिंग टाइम। ln2 का वैल्यू आप जानते हैं, ln2 ये भी आप लिख सकते हैं, मी इज इक्वल टू ln NT/N0 डिवाइडेड बाई योर t, ये है आपका, यही फार्मूला को घुमा के लिखा गया है। तो स्पेसिफिक ग्रोथ रेट ऑफ ईस्ट हैपनिंग डबलिंग टाइम ऑफ 0.693, तो जनरेशन टाइम और डबलिंग टाइम 0.693, ln2/g कर देंगे, म्यू निकल जाएगा। ये जो है ये माइकलिस मेंटेन और मोनोड इक्वेशन ये सब से आता है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से पढ़ लीजिए मोनोड इक्वेशन। सो ये रहा आज चैप्टर सेक्शन 5 एंड 6 का पूरा पार्ट। सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 कंप्लीट हो गया है, सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8 के बारे में। अगर ये डिजीज़ पैथोजन को मैं ले रहा हूँ तो केमोथेरापी एंटीबायोटिक मैं ले लूँगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, छोटे छोटे पॉइंट करके आपको ख़त्म कर देंगे। तो सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 करने में एज एक्सपेक्टेड आपको 2 से 3 दिन लगने चाहिए, उससे भी कम में आपको हो जाएगा। प्रैक्टिस क्या करना है, ग्रोथ काइनेटिक्स प्रैक्टिस करना है, और आपका जो चार्ट बार्ट मैंने छोटा मोटा बताया उसको थोड़ा देख के जाना है। एज इस साल के लिए मोस्ट प्रोबेबल कहाँ से पूछा जाएगा, ग्रोथ काइनेटिक्स फिर से पूछा जाएगा, कहीं ना कहीं BT हो, एक्सेल हो, घुमा फिरा के, या स्पेसिफिक ग्रोथ रेट से पूछ ले, बहुत दिन स्पेसिफिक ग्रोथ रेट वाला क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो काइंडली ध्यान दीजिए उस तरह में। ठीक, और छोटे मोटे इन्फॉर्मेटिव आपको देख देना ही पड़ेगा। सो ये प्रैक्टिस कीजिए, ये रहा कुछ सजेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिए, प्रिपरेशन को करते रहिए आराम से। मैं और वीडियोस लेके आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।